हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। लेक्चर से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ्स होंगी या क्वेश्चंस होंगे मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। थंबनेल में आपको दिखा होगा। चलो डिसएंगेज करते हैं। ब्रिक्स मीटिंग में जो ब्रिक्स मीटिंग हुई थी जॉनसनबर्ग में, वहाँ पे इन दोनों की एक प्राइवेट मीटिंग हुई, राइट, बायलैटरल मीटिंग हुई। उसमें इन्होंने क्या सोचा है, मतलब पीएम मोदी ने एंड चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने क्या करेंगे, मतलब डिसएंगेज करेंगे। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, सॉरी, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ी अपनी मिलिट्रीज़ को मतलब वापस लेंगे वहाँ से। ठीक है, इसमें कुछ कुछ एरियाज़ हैं। कौन कौन से, ये डेमचौक से ये देपसांग से डेमचौक, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसएंगेज किया जाएगा अपनी मिलिट्रीज़ को। ठीक है, ताकि वो जो बिल्कुल लोकल ग्राउंड है ना, वहाँ पे कॉन्फ्रंटेशंस ना हो। रिड्यूस टेंशंस बिटवीन टू कंट्रीज ओवर द मिलिट्री स्टैंड ऑफ इन द ईस्टर्न लद्दाख, राइट। वो मई 2020 से ही वहाँ पे दिक्कतें आ रही है। वहाँ पे मतलब काफ़ी लड़ाई झगड़े देखे गए हैं दोनों मिलिट्रीज़ के बीच में। Prime Minister Narendra Modi conveyed India's concerns to Chinese President Xi Jinping on unresolved issues, यानी कि जो इशू रिजॉल्व नहीं हुए हैं उन्हें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, वो एक चिंताजनक विषय है, राइट। Along the line of actual control, and the two leaders agreed to direct their relevant officials to intensify efforts to expeditious disengagement and de-escalation, यानी कि वहाँ पे अपने जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें ये ऑर्डर दिया जाएगा कि वो वहाँ से डिसएंगेज करें, अपने ट्रूप्स वहाँ से वापस ले लें। ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर, प्राइम मिनिस्टर अंडरलाइन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ये वाली लाइन एज इट इज़ आपको अपने आंसर में नोट करनी है कि वेस्टर्न एरिया से जितना भी रिलेटेड डिस्प्यूट है, वेस्टर्न सेक्टर वो लद्दाख वाला सेक्टर, जॉनसन लाइन। ठीक है, ये वाला जो पूरा इश्यू मैंने आपको पहले पढ़ाया है। इसमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरियाज एंड ऑब्जर्विंग एंड रिस्पेक्टिंग द LAC आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप। ठीक है, जो हमारा संबंध है चाइना से, अगर उसे नॉर्मलाइज करना है ना, तो LAC को हमें, जो LAC के अराउंड जो बॉर्डर्स है ना, हमें उसकी स्क्रूटिनी मेंटेन करनी होगी। ठीक है, सोवेनिटी को हमें रिस्पेक्ट करनी होगी, उसकी पीस, वहाँ पे पीस इस्टेब्लिश करना होगा। ये वाला GS पेपर 2 में ये वाला इस साल ये वाला टॉपिक बहुत रहा है न्यूज़ में। ये आपको प्रीलिम्स में मिल सकता है, कुछ बॉर्डर एरियाज़ मिल सकते हैं। ठीक है, और मेंस में तो ये वाला एज इट इज़ टॉपिक उठा के दिया जा सकता है, एंड इंटरव्यू में भी आपकी राय इसमें पूछी जा सकती है कि कैसे हम डिस्प्यूट को सॉल्व करें, कैसे दोनों कंट्रीज़ के बीच में फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करें। ठीक है, BRICS expands from 5 to 11, PM says this message, वो this sends वो मतलब मैसेज टू ऑल। ठीक है, जो ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, उसमें क्या हो रहा है, अभी 11 बन जाएगा। 5 मेंबर कंट्रीज़ है, बट अभी 11 बनाने की बात की गई है। 6 न्यू मेंबर्स इसमें ऐड किए जाएंगे 2024 पहली जनवरी से। कौन कौन से, सऊदी अरेबिया, ईरान, UAE, इजिप्ट, इथोपिया एंड अर्जेंटीना। ये वाली कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट जो मतलब कंट्रीज़ हैं जो ब्रिक्स में ऐड कर दी जाएंगी। ठीक है, ब्रिक्स 2006 में बना था, 2009 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी रशिया में, 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया। अब क्या हो रहा है, 2023 में बात हो रही है कि और 6 कंट्रीज़ को इसमें ज्वाइन करेंगे, ताकि जो ये ना जो एक बिल्कुल मल्टीपोलर वर्ल्ड को ये दर्शाएगा। ठीक है, सबका भरोसा रहेगा मल्टी पोलर वर्ल्ड में, राइट। He said expansion and modernization of BRICS is a message that all institutions in the world, इन्होंने कहा है कि जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं अपने ब्रिक्स का, वो एक मैसेज दे रहा है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो समय समय के साथ ना उसमें बदलाव आने ज़रूरी है। इंडिया हैज़ ऑलवेज़ फुली सपोर्टेड, इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है ब्रिक्स के एक्सपेंशन में। जैसे कि G7 है, उसका कुछ मेंबर कंट्रीज़ एक्सपेंशन में सपोर्ट नहीं करती, राइट। और बल्कि यहाँ इंडिया की तरफ से क्या देखा गया है कि ब्रिक्स में हम एक्सपेंशन में हम सपोर्ट करेंगे।
India has been of view that addition of new members will strengthen BRICS as an organization. ठीक है, ब्रिक्स को और मजबूत बनाएंगी उन लोगों का शामिल हो जाना, उन कंट्रीज़ का शामिल हो जाना, एंड give a new impetus to all our common endeavors. Modi said that the dedication of expand the bloc will further strengthen the faith of many countries in multipolar world, right? किसी एक कंट्री की डोमिनेशन ना रहे, काफ़ी सारी कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन रहे. अगर वर्ल्ड से रिलेटेड कोई बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई बात हो रही है, तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ का उसमें पार्टिसिपेशन रहे, तो ही एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हम अच्छी कर सकते हैं और मल्टीपोलार वर्ल्ड की तरफ हम जा सकते हैं. इंडिया का जो भी एक झुकाव रहा है ना, वो हमेशा मल्टीपोलार वर्ल्ड की तरफ रहा है. ठीक है, किसी एक कंट्री की डोमिनेशन, किसी दो कंट्री की डोमिनेशन नाम की पॉलिसी से आपने देखा होगा कि इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं करी है, राइट? किसी दो कंट्री की डोमिनेशन इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं करी है. उसने नाम पॉलिसी नॉन अलाइंग मूवमेंट उन्होंने लिया है, इंडिया ने, कि वो किसी भी डोमिनेटिंग कंट्री का सपोर्ट नहीं करते, वो स्ट्रैटेजिकली चलेंगे, वो अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करेंगे. ये चीज़ें इंडिया में शुरू से ही देखी गई हैं. ठीक है, ये आप एज इट इज़ लाइन अपने आंसर में लिख के आ सकते हैं कि मल्टीपोलार वर्ल्ड में इंडिया का भरोसा शुरू से ही रहा है, और इंडिया की लीडरशिप, जो ग्लोबल साउथ की वो जो लीडर बनने का सपना है, वो एक मल्टीपोलार वर्ल्ड को ही आगे बढ़ाएगी. द ग्रुपिंग वॉज फॉर्म सेप्टेम्बर 2006, बताया था. ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना है इसमें. रीनेम्ड एज, वो जब साउथ अफ्रीका आ गया था तो ये ब्रिक्स बन गया था. ठीक है, फुल मेंबरशिप इन्हें वो साउथ अफ्रीका को प्राप्त हुई थी 2010 में. प्रेजेंटली जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है वो 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं. ठीक है, इनमें से मेन कंट्रीज़ कौन है? इंडिया, चाइना, राइट. 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करती हैं, वही इंडिया, चाइना, रशिया जैसी कंट्रीज़ हो गई. एंड 16% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करती है, जो अभी ब्रिक्स इंस्टीट्यूशन है. अब इसमें और कंट्रीज़ भी, जैसे कि यूथोपिया एंड काफ़ी सारी इसमें जो कंट्रीज़ को शामिल करने की बात कही गई है, उससे ये एक मल्टीपोलार वर्ल्ड में की तरफ चला जाएगा. ये प्रज्ञानंदा लूजेस, कार्सिलिन मिसेस वो टॉप चेस टाइटल बट लीव्स हिज मार्क. यानी कि सेमीफाइनल में प्रज्ञानंदा ने हराया था कार्सिलिन को, बट फाइनल में हराया किसने? कार्सिलिन ने प्रज्ञानंदा को. बट प्रज्ञानंदा ने एक मार्क छोड़ दिया कि सेमीफाइनल तक वो गए, राइट, मतलब कि फाइनल तक गए. रोवर टेक वॉक ऑन मून, ऑल सिस्टम नॉर्मल्स, एक्टिविटीज़ ऑन स्केड्यूल, ये इसरो ने कहा है. रोवर बताया था, लैंडर से रोवर बाहर आया. ठीक है, रोवर ने वहाँ पे वॉक करनी स्टार्ट कर दी, वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी. ठीक है, यहाँ पे कुछ लैंडर एंड रोवर के पेलोड्स हैं. वो पहला है रंभा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, will study the electrons and ions near the surface and how they change over time. ठीक है, वो समय के साथ कैसे कैसे बदलते हैं वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, इसकी स्टडी करेगा वहाँ पे रंभा. ILSA, द इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटी, विल मेजर द लूनार को, एक जो लूनार, जो चांद पे जो वहाँ की जो प्लेट टेक्टोनिक्स हिलती होंगी, ठीक है, वो near the landing site, and will also study the composition of crust and mantle of the moon. ठीक है, क्रस्ट एंड मैंटल की भी स्टडी वहाँ पे की जाएगी. वहाँ की जो प्लेट्स हैं उसमें क्वेक्स हो रहे हैं, ठीक है, उसमें वो अगर शेक कर रही है उसकी स्टडी करेगा. द इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी. नेक्स्ट है चेस्ट, इंडिया सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट. ये क्या स्टडी करेगा? थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लूनार सरफेस नियर द पोलार रीजन. पोलार रीजन हमने 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में क्या हमने लैंड किया है चंद्रयान को, ठीक है, वो वहाँ की स्टडी करेगा. थर्मोफिजिकल वहाँ पे स्टडी कंडक्ट करेगा. लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप विल डिटरमाइन द केमिकल एंड मिनरल कॉम्पोजिशन ऑफ लूनार सरफेस. ठीक है, उसके बाद क्या है? अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर विल डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, टाइटेनियम एंड आयरन ऑफ लूनार सॉइल एंड रॉक्स. ठीक है,
यानी कि ये कुछ पेलोड्स हैं जिसका वो जिस मशीन को जिस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया होगा वो ये चीज़ें अपनी इन्वेस्टिगेशंस वहाँ पे कंडक्ट करेगी। लैंडर एंड रोवर एक दूसरे की पिक्चर्स वहाँ पे लेते रहेंगे एंड इसरो से कम्युनिकेट करेंगे, राइट। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे चंद्रयान को हमने भेजा है ऊपर, उससे इंडिया एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है स्पेस में, ठीक है। स्पेस में ना मतलब इंडिया अब आगे आगे बढ़ रहा है। ये कंट्री को, जो कंट्री हमारी पहले हेल्प नहीं करती थी मतलब करती थी टेक्नोलॉजी के मामले में, हमें जो एलीट कंट्रीज़ थी उसमें ऐड नहीं करती थी उस क्लब में, अब वो क्या हो रहा है, अब वो ये देख रही हैं अच्छे से। G20 से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होगी विल कवर होलिस्टिकली ऑन द फाइनल कंक्लूजन ऑफ G20 मीटिंग। जब G20 मीटिंग का अपडेट आ जाएगा, यानी कि जब फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा उस दिन हम G20 से रिलेटेड आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू से रिलेटेड सारी चीज़ें उस दिन कवर कर देंगे, राइट। आपको न्यूज़ की यूटिलिटी देखनी है कि वो आपके प्रीलिम्स में या जीएस पेपर्स में, ऐसे में कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एक है HC रिजेक्ट्स भट्ट प्लीज ट्रांसफ़र इन ट्रायल इन 1996 ड्रग प्लांटिंग केस। ये एथिक्स में ना, आप जब बैड एग्जाम्पल कोई दिखाना होता है ना कि लैक ऑफ इंटेग्रिटी, लैक ऑफ एम्पैथी, लैक ऑफ फाउंडेशनल वैल्यूज़, ठीक है, उसमें आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। कौन है? संजीव भट्ट एप्लीकेशन। ये एक्स IPS ऑफिसर हैं। इन्होंने ये पकड़े गए थे ओपीएम के केस में। ओपीएम की प्लांटिंग कर रहे थे 1.5 kg, ठीक है, उस केस में पकड़े गए। इन्होंने सुप्रीम जो हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ब्रिंगिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एक्सट्रेनियस प्रेशर ऑन ट्रायल जजेस prevent him from discharging his judicial function impartially and fearlessly, ठीक है, यानी कि जजेस को इन्होंने प्रेशराइज किया है, ठीक है। तो लैक ऑफ वैल्यूज़ में, लैक ऑफ वो एक होता है ना एम्पैथी, एक काइंड हार्टेड पीपल, वो उसके खिलाफ आप ये दिखा सकते हैं कि कैसे ओपीएम की खेती करते हुए पकड़े गए, और क्या है, मतलब ओपीएम की खेती में इनका पार्टिसिपेशन था, उसके लिए पकड़े गए, और फियरलेसली एंड फ्री एंड फेयर जो जुडिशियल इंटरवेंशंस होती है उसमें इन्होंने रोका, ओके। अनशेटेड वाटर्स, इसमें क्या कहा गया है कि अगर हम ये वो जो ब्रिक्स वाला जो एडिटोरियल था उसका एक्सपेंशन है, ठीक है। क्या है कि ब्रिक्स में हम और सारी हम कंट्रीज़ लेके आ रहे हैं, ठीक है, बट वो कंट्रीज़, उनके इंटरेस्ट इतने डिफ़र करते हैं ना कि एक कंक्लूज़न निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ को वो मतलब कंट्रीज़ के साथ जाती हैं, और इधर चाइना है, ठीक है। चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज़ में थोड़ी दिक्कत है, स्पेशली US एंड चाइना। The BRICS began nearly 2 decades ago, a forum with one clear objective: to promote a multipolar world. Given the wide range of differences among its countries and incoming members, यहाँ पे भी तो वो डिफरेंसेस है, रशिया एंड चाइना, इंडिया, ठीक है, इन सब के बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं थोड़े थोड़े। अब यहाँ पे पहले से ही डिफरेंसेस थे, अब इनकमिंग मेंबर्स उसमें और डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे, चाइना से स्पेशली। However, it could well turn into a sack of potatoes that is impossible to turn into a sharp geopolitical instrument. China might have had its wish for expansion granted, but the results could very different from the Beijing's expectation. यानी कि चाइना की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाएगा ये एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेंशन, ठीक है। भले ही चाइना ने ग्रांट कर दी हो कि हाँ आप और मेंबर्स कंट्रीज़ को लेके आना चाहिए। Many present and new members have strong ties to the west, ठीक है, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज है, एंड अनलाइकली टू टो द चाइनीज़ लाइन, ठीक है। अब चाइनीज़ जो चाइना से मतलब इंगेजमेंट यहाँ पे कम हो सकती है उनकी, यही इसमें मतलब एडिटोरियल में दिखाया गया है कि आपको अगर इंक्लूसिव बनाना होता है ना कोई प्लेटफॉर्म, तो आपको इंटरेस्ट भी उसमें क्या, जो कंट्रीज़ के जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है ना उनको साथ में लेके चलना होता है।
ऐसा नहीं है कि कोई ईस्ट डायरेक्शन जा रहा है, कोई वेस्ट डायरेक्शन जा रहा है एंड यू आर मतलब आप कोशिशें कर रहे हैं कि सब साथ में आ जाएं, ठीक है। इंटरेस्ट की भी देखी जाती है इसमें। द ग्रोइंग रिकॉग्निशन इन द वेस्ट दैट इट मस्ट एंड द प्रोलॉन्ग्ड मल्टी पॉलिटिकल नेग्लेक्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, ठीक है। जो पॉलिटिकल नेग्लेक्ट है ग्लोबल साउथ में, उसे भी टैकल करना पड़ेगा इसमें। ये वाला एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 1 के लिए, स्पेशली अर्बनाइजेशन का टॉपिक। और या फिर जीएस पेपर 3 में अगर जॉब क्रिएशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, उसमें ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिखाया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना वो रूरल एरियाज़ में जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी कॉस्ट कम लगेगी, ठीक है। कम्पिटिटिव प्राइजेस में वहाँ पे जाना चाहता है रूरल एरियाज़ में। बट रूरल एरियाज़ में आपने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ही नहीं करे हैं कि उन्हें वहाँ पे फ़ायदा हो सके। आपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपने जो अर्बन एरियाज़ हैं आपने वहाँ पे फोकस किए, ठीक है। मतलब अगर जॉब क्रिएशन अगर करनी है ना तो हमें रूरल एरियाज़ पे भी इक्वली फोकस करना होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहाँ पे जा रहा है। मोर देन 50% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ बिलो द एज ऑफ 25, कल मैंने डेमोग्राफिक डिविडेंड बताया था, ठीक है। मतलब 50% से भी ज़्यादा वो जो मतलब ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है कितनी है, 25 के नीचे है। एंड मोर देन 65% ऑफ द इज़ बिलो द एज ऑफ 35। को एग्जिस्टेंस ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ पजल, ठीक है। ये क्या हो रही है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है एंड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। फॉर अ यंग कंट्री लाइक इंडिया, हाई ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अ पैराडॉक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑटोमेशन or artificial intelligence, but lopsided development policies that have resulted in fewer jobs being created for millions who join the labor force every year. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेशन होने की वजह से क्या होता है, जो कम स्किल्ड पर्सन होते हैं ना उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, कंपनी से, फैक्ट्री से, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। अब उनके इनोवेशन पे भी उतना इंसेंटिव नहीं मिलेगा उन्हें, क्योंकि वही चीज़ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर उसे यूटिलाइज़ करना होगा ना, तो इन सारे चैलेंजेस से हमें टैकल करना होगा होलिस्टिकली, मल्टी डायमेंशनल हमें व्यू लेके चलना होगा। इंडिया नीड्स गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन। हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो ध्यान दिया, बट जो ह्यूमन कैपिटल है ना, जो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम वो उसमें हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर सेक्टर, उसमें वो अभी भी कहीं ना कहीं पीछे है। फिजिकल एब्सेंस, वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एब्सेंस ऑफ गुड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ स्लोड डाउन द पेस ऑफ जॉब ग्रोथ, ठीक है। जॉब ग्रोथ नहीं हो पा रही है क्योंकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, ठीक है, बट क्या है, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन अर्बन एरियाज, बट द वो मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो माइग्रेट कर रहा है कहाँ पे, अर्बन एरियाज से अब रूरल एरियाज़ में वो जा रहा है, क्योंकि कॉस्ट कम्पिटिटिव रहने के लिए। पुअर फिजिकल एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज हैज़ कंस्ट्रेंड द ग्रोथ ड्राइवर्स एंड लिमिटेड साइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया। मोर देन 1/3 ऑफ इंडियाज एडल्ट पॉपुलेशन रिमेन्स इलिटरेट, ठीक है। 1/3 जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो इलिटरेट ही है। एंड लेस देन 20% हैव कम्प्लीटेड द सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन को भी बढ़ाओ, हमें जो हायर एजुकेशन होती है, जो टर्शरी एजुकेशन है, उसको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि प्रोफेशनल्स क्रिएट हो सके। रिटर्न टू द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन आर मच हायर, ठीक है। जो हमें डिविडेंड मिल रहा है, जो रिटर्न मिल रहा है, मतलब अगर हम शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे तो वो क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम इन्वेस्ट करें तो। द चैलेंजेस आर एनॉमरस इन रूरल एरियाज़, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल है, कौन कौन से, जैसे कि एक्सेस नहीं है, ठीक है, एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, क्वालिटी नहीं है, रेलेवेंस नहीं है, फाइनेंस नहीं है, फंड नहीं है, गवर्नेंस, वहाँ पे सही गवर्नेंस नहीं है, करप्शन है, ठीक है। रूरल एरियाज़ में भी है करप्शन। Despite a few excellent public and private universities in India, concerns have been raised about the quality of education. एक ह्यूज गैप है, पब्लिक जो सरकारी स्कूल्स होते हैं उसमें उतनी क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती
एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स. बट प्राइवेट स्कूल्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, स्पेशली पीपल फ्रॉम वो पीपल हो वो मतलब बिलोंग्स टू रूरल एरियाज, राइट. इसमें क्या कह रहे हैं कि हमें क्वालिटी एजुकेशन को हमें देना होगा सरकारी स्कूलों में भी, वो ताकि हर एक बच्चे को प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर वो मतलब जो टर्शरी एजुकेशन है वो सारे मिल सके. हमें क्वालिटी पे ज़्यादा बढ़ावा देना है, क्योंकि एनरोलमेंट जितना होना था प्राइमरी का, अराउंड 100% एनरोलमेंट हम प्राइमरी के लिए अचीव कर चुके हैं. हमें क्या, अब हमें क्वालिटी बढ़ानी होगी ताकि वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो सके, बेस स्ट्रॉन्ग हो सके. शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड फैकल्टी ड्यू टू पुअर कॉम्पनसेशन, rigidities in the number of places allocated to different disciplines in the public system, outdated curricular pedagogy वो pedagogical यानी कि क्या हो रहा है, हम रोट लर्निंग पे हम ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं. ठीक है, हमने वो जो प्रैक्टिकलिटी होती है ना एजुकेशन की, जो बिल्कुल वो जो राइट स्थिति को दर्शाना होता है, वो नहीं करते हम. वो बिल्कुल थ्योरीज दे देते हैं उन्हें पढ़ने के लिए, एंड बस रोड लर्निंग करके मार्क्स ओरिएंटेड हमारा एजुकेशन सिस्टम है ही. ठीक है, अब मार्क्स वो बच्चा लेके आ गया तो पास है, वो मतलब वरना फेल है. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हम उनकी नहीं वो मतलब बिल्ड करवाते. टीम वर्क इज़ नीडेड बाय द मार्केट. ठीक है, जो टीम वर्क है हम वो नहीं बिल्ड करवाते. हम कहते हैं ये वाला सिलेबस यहाँ से पूरा करना है और यहाँ तक ख़त्म करना है, इतना लर्न करके आना है, कल टेस्ट है या फिर एग्ज़ाम है, पास होना है बस. हमें क्वालिटी ठीक करनी होगी. इट नीड्स बेटर इंसेंटिव्स, मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी बोथ ऑफ द इंटरनल प्रोसेसेस ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स. अ की चैलेंजेस टू स्केल अप टर्शरी एजुकेशन. बताए सेकेंडरी वो जो सेकेंडरी के बाद जो हायर एजुकेशन होती है, कॉलेजेस वगैरह. अ की चैलेंज टू स्केल अप टर्शरी जो एजुकेशन है, दिस विल इंक्रीज द कैडर्स ऑफ प्रोफेशनल्स हु क्रिएट न्यू एंटरप्राइजेज एंड मैक्सिमाइज जॉब क्रिएशन. ठीक है, जॉब क्रिएशन, न्यू वो मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बनेंगे, जॉब को क्रिएट करेंगे. हमें प्रोफेशनल चाहिए, राइट. Dissemination of knowledge beyond universities through interactions between the firms and rest of society. हमें क्या करना होगा, एकेडमिया इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन करवाना होगा. मैंने कल बताया था, एकेडमिया से क्या मिलेगी, हमें पढ़ाई मिलेगी, एंड इंडस्ट्री से क्या मिलेगी, कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा, जॉब्स मिलेंगी. हम वो प्रैक्टिकल तौर पे हम इंडस्ट्रीज़ में कर पाएंगे. ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने अपने हिसाब से स्किल सिखाने आएंगी कॉलेजेस में. कितना ज़रूरी रहेगा ये, और कितना अच्छा भी. इंडियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट which are largely focused on urban areas have resulted in the lopsided spatial development of that has slowed down the pace of job creation. India's manufacturing sector is rapidly urbanizing and moving from urban to rural areas. ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, वो ये देखा गया है, ये डेवलप्ड कंट्रीज में भी देखा जा रहा है कि यूएस एंड चाइना में भी यही हो रहा है कि जो सेकंड टियर वो होती है ना सिटीज़ होती हैं, उनमें ज़्यादा जॉब क्रिएशन, वो मतलब जॉब क्रिएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहाँ पे जा रहा है. ठीक है, जो अच्छी सिटीज़ है पहले से, मतलब वो जो दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, यहाँ पे क्या है, पहले से इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस हो चुका है. वो मतलब ठीक है सिटीज़. द फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विल नॉट बी इन tier 1 cities which are already dense and India's best and brightest, but in tier 2 cities. New cities have potential to generate 70% of the country's new jobs and GDP over the next 20 years. ठीक है, अगले 20 सालों के लिए 70% ऑफ जो कंट्रीज़ की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व करी जा सकती है टियर 2 सिटीज़ में, नॉट टियर 1 सिटीज़. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हमें ध्यान देना होगा. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जा रहा है रूरल एरियाज़ में. ये वाला आप पॉइंट नोट करेंगे जीएस पेपर 3 के. कौन से, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन, ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. आपको जहाँ जहाँ पे मौका मिलेगा आप ये वहाँ पे यूज़ करेंगे. In India, in China and the USA, intermediate cities have become new drivers of growth and job creation. Right?
India needs a broader focus on rural infrastructure or rural structural transformation to accelerate job creation. अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर रूरल एरियाज़ में जा रहा है और उन्हें वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहाँ पे गया, कुछ कोई फैक्ट्री वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, बट वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी नहीं है, क्या होगा? ये डीमोटिवेशन होगा कि इससे इससे अच्छा तो वही सिटी थी, राइट, पहले वाली। और अगर हमें रूरल एरियाज़ को हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है ना, तो रूरल मतलब एरियाज़ को इंक्लूड करना पड़ेगा उसमें। उसमें क्या चाहिए? रूरल एरियाज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है अब, राइट। अब वो ये नहीं कह सकते हम कि सिर्फ एग्रीकल्चर की प्रोस्पेरिटी, सिर्फ एग्रीकल्चर की समृद्धि, नो। अब हमें क्या करना है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है रूरल एरियाज़ में, हमें उसे भी ध्यान देना है। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ये आपके वन लाइनर करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। आर माधवंस रॉकेटरी, द नाम्बी इफेक्ट बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट नाम्बी नारायण, ठीक है, उन्हें बेस्ट फीचर फिल्म 69th नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन न्यू दिल्ली। कश्मीर फाइल्स को मिला है जो नरगिस दत्त अवार्ड है, किसके लिए? नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। नेशनल इंटीग्रेशन पे फिल्म बनाई गई थी, वो उसके लिए अवार्ड मिला है कश्मीर फाइल को। ये वाली न्यूज़ समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जापान स्टार्ट्स रिलीजिंग फुकुशिमा वाटर इनटू पैसिफिक, जो रेडियो एक्टिव वाटर, जो ट्रीटेड वाटर है, उसे वो मतलब पैसिफिक ओशन में भेजा जा रहा है। वो तो चाइना ने क्या किया है कि जापान से जितने भी इंपोर्ट करते हैं हम एक्वेटिक एनिमल्स को, एक्वेटिक जो फिशेस होते हैं या अदर फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, हम वो नहीं लेंगे, वो टोटल उस पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया। Prompted China to announce the immediate blanket ban on all aquatic products from Japan. China is highly concerned about the risk of radioactive contamination brought by Japan's food and agricultural product, ठीक है। यानी कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स अगर आप उसमें डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं वहाँ के एनिमल्स में भी जाएगा, और वो यहाँ पे अगर हम इंपोर्ट करेंगे वो फूड प्रोडक्ट्स, वो हमारे सिटीजन्स में भी आ जाएगा, ठीक है। जापान गवर्नमेंट ने ये इसे वो मतलब खारिज किया है। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ आप बैन हटा दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम सारे रूल्स को फॉलो करके ही इसे वो मतलब पैसिफिक ओशन में हमें इसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। चाइना गवर्नमेंट ने बोला है कि उन्होंने प्रूफ ही नहीं किया कि डिस्चार्ज सेफ़ है कि नहीं है। टोक्यो हैज़ टर्न क्रिटिसाइज द चाइना फॉर स्प्रेडिंग द साइंटिफिकली अनफाउंडेड क्लेम्स। वो यानी कि आप साइंटिफिक बेसिस पे जो वो क्लेम्स आप ऐसे कर रहे हैं, मतलब झूठे आप दावे कर रहे हैं, राइट। इट मेंटेन्स द वाटर रिलीज इज सेफ, वो नोटिंग दैट द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हैज़ ऑल्सो कंक्लूडेड दैट द इम्पैक्ट इट वुड हैव ऑन पीपल एंड ऑन द इन्वायरमेंट वॉज नेग्लिजिबल, ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वाला जो रिलीज़ किया जाएगा वाटर, ये 30 सालों तक के लिए किया जाएगा, मतलब 30 साल आगे ये रिलीज़ चलेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ने भी बोला है कि इसका इफ़ेक्ट उतना नहीं पड़ेगा, मतलब नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर इफ़ेक्ट पड़ेगा, राइट। और जो जो मतलब इम्पोर्ट पे बैन लगा दिए, वो तो ये ट्रेडर्स को हार्म कर रहा है। वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स में, फूड प्रोडक्ट्स में जो ट्रेड करते हैं, उन्हें वो वहाँ की इकोनॉमी, जापान की इकोनॉमी बेसिकली हार्म हो रही है इससे, ठीक है। ये कंटिन्यूड सप्लाई साइड मेजर्स एसेंशियल टू प्रिवेंट द स्पायरलिंग फूड सप्लाई शॉक, जो मतलब सप्लाई साइड मेजर को भी टैकल करना ज़रूरी है, आरबीआई ने कहा है। क्योंकि आरबीआई क्या मतलब जो सप्लाई साइड, जो डिमांड साइड है, उसका कुछ नहीं कर सकती। ये यहाँ पे सिर्फ मॉनिटरी वैल्यूज़ में खेलते हैं, ठीक है, कि रेपो रेट इंक्रीज़ कर दिया, मार्केट में पैसा कम जाएगा, इन्फ्लेशन कम, हमने वो जो कैश रिजर्व रेशियो है वो बढ़ा दिया, मार्केट में पैसा जाएगा, इन्फ्लेशन कम, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि आप डिमांड साइड को टैकल करिए, जो रिलेट किए जा रहे हैं इश्यूज़ की डिज़ास्टर से, लाइक फ्लड वगैरह है जो, या वो मतलब मॉनसून की वजह से, बारिश की वजह से जो फूड सप्लाई का प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, या ऑयल प्राइसेस हैं दूसरी कंट्रीज़ के, उससे कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है, वो बताया था। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश बताया था मैंने कि कॉस्ट क्या होती है, कुछ कुछ चीज़ों की कॉस्ट, जैसे कि खान पान
खाद्य सामग्री की कॉस्ट बढ़ गई या फिर ऑयल की कॉस्ट बढ़ गई, डीज़ल पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ गई, तो ये लोग क्या करेंगे कि अपने जो जो मतलब कंपनी है उससे बोलेंगे कि हमारे पैसे बढ़ाओ, क्योंकि हमें मतलब पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया है, खान पान का वो मतलब बढ़ गया है खर्चा। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, वो या तो अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस हाई कर देगी या तो लोगों को निकाल देगी वहाँ से, ठीक है, कि इतना पैसा हम पे है ही नहीं। वो ये एक स्पाइरल की तरह होता है कि वहाँ से डिमांड आ रही है कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, और यहाँ से डिमांड आ रही है कि हमें मतलब कंपनी ये डिमांड कर रही है कि हमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी ज़्यादा वो मतलब प्राइजेस दो। ये भी इन्फ्लेशन हो रहा है इससे। इसीलिए वो आरबीआई ने इसे कहा है कि आप डिमांड साइड को भी टैकल करने का वो मतलब कोशिश करिए। आज की न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड मैं जो क्वेश्चंस होंगे मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप सब देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।